हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे वैदिक पीरियड। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हम स्टोन एज कंप्लीट कर चुके हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीटेड है, एंड आफ्टर दैट हमने चालकोलिथिक भी करा है। और उससे पहले हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर अप किया था, दैट वाज द सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर चैप्टर नंबर 5। आज हम देखेंगे कि जो वैदिक पीरियड है आपका वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। वन इज़ द अर्ली वैदिक पीरियड, या इसको ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं। दूसरा आता है लेटर वैदिक पीरियड। जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक पीरियड है, इसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1500 टू 1000 BCE, ये मान लिया जाता है। जबकि लेटर वैदिक पीरियड का चलेगा फ्रॉम 1000 टू, कई जगह पे आपको 600 भी मिलेगा, कई जगह पे आपको 500 भी मिलेगा। सो इट डू वेरी। ठीक है, तो ये बोला जाता है जैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद एक नया कल्चर उभर के आता है जो कि है वैदिक कल्चर। तो डिफरेंट सोर्सेज के बेसिस पे ये बोला गया है। यहाँ पे आप जो इंस्टेंट पढ़ोगे वो हैं आपके ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में पढ़ोगे, फिर थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे सामवेद कंपाइल हुए, फिर यजुर्वेद आएंगे, फिर अथर्ववेद आएंगे। उसके बाद एक जो आपको बुक मिलती है दैट इज़ ज़ेंद अवस्था। ज़ेंद अवस्था, इस बुक के बारे में हम देखेंगे क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर के अंदर। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं हर चीज़ लिखूंगी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि मैंने रीड कर दिया और कंप्लीट हुआ, नो, मैं हर एक चीज़ यहाँ पे लिखूंगी। तो अगर किसी को नोट्स बनाने हैं तो वो नोट्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ टेलीग्राम पे सेम जैसा यूट्यूब का वैसे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सारी PDF मिलेंगी। और वहाँ पे ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है, दैट इज़ MCQs। MCQs ऐसे नहीं मिलेंगे आपको कि इजी से मिल गया और कंप्लीट कर लिया। डिफ़िकल्टी होगी लेवल, अगर उनका लेवल देखो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक जो MCQs हैं वो सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री वाले कंप्लीट हो चुके हैं, स्टोन एज के कंप्लीटेड हैं, आज से शुरू होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल यू कैन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है। ठीक है, तो चलिए ऋग्वेदिक पीरियड पे वापस आते हैं। तो आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो तो पहले सोर्सेज पे रहेगा कि ऋग्वेदिक पीरियड के हमें कहाँ कहाँ से एविडेंसेस मिलते हैं, और जो दूसरा यहाँ पे रहेगा वो सोली डिपेंड होगा ऋग्वेदिक पीरियड पे, यानी कि ये जो 1500 से लेके 1000 BCE तक का टाइम है उसके बारे में। उसके बाद अगले लेक्चर में हम वैदिक पीरियड अकेला देखेंगे। ठीक है, अब देखो कभी भी किसी कल्चर को अंडरस्टैंड करना है ना, तो पहले आते हैं सोर्सेज। फर्स्ट इज सोर्सेज। सोर्सेज तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। उसके अलावा उस टाइम के लोगों को क्या कहते थे, जैसे यहाँ पे आपको बहुत इंस्टेंटली एक टर्म मिलेगी इंडो आर्यंस, या फिर अकेला आर्यंस भी होगा। ठीक है, जो कि काफ़ी फेयर पीपल माने जाते थे। फेयर मतलब जिनका रंग काफ़ी फेयर था, गोरा टाइप। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ पढ़नी है इसमें, मैंने ऋग्वेदिक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में बोली ये चीज़। ठीक है, उसके अलावा और क्या चीज़ पढ़नी होती है, हमें उनकी सोसाइटी देखनी है, कैसी सोसाइटी उस टाइम पे एग्जिस्ट करी होगी, उनकी पॉलिटी देखनी है, कैसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा होगा, इकोनॉमी कैसी थी, बार्टर सिस्टम था, करेंसी आई थी नहीं आई थी, सील्स जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखते हैं, तो इकोनॉमी क्या थी। फिर रिलीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी सोसाइटी, तो रिलीजन उनका हमें देखना पड़ेगा। और सबसे पहले इनका एक्सटेंट कहाँ तक था, कहाँ से कहाँ तक ये लोग रहा करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें किसी भी कल्चर के बारे में देखनी पड़ती हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैदिक एज, और वैदिक एज में भी जो मेन फोकस रहेगा दैट इज़ ऑन द ऋग्वेदिक पीरियड। तो यहाँ पे मैं एक बार टाइम पीरियड लिख देती हूँ, 1500 टू 1000 BCE, ये है आपका ऋग्वेदिक पीरियड, या फिर इसको अर्ली वैदिक पीरियड भी कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो इंडो आर्यंस थे, इंडो आर्यंस जो थे, ये बोला जाता है कि जितने भी आपके वैदिक टेक्स्ट हैं वो किसने लिखे, तो इंडो आर्यंस ने लिखे। फिर आ जाता है क्वेश्चन कि इंडो आर्यंस पहले तो नहीं थे इंडिया वाली साइड, तो फिर ये कहाँ से आए, तो उसके लिए हमें बहुत सारी थ्योरीज देखनी पड़ेंगी। थ्योरीज पे आएंगे, बट पहले थोड़ी सी टर्म्स हैं उनको आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। कहीं बोल देते हैं कि ये जो इंडो आर्यंस थे ये एक आपकी इंडो यूरोपियन फैमिली है उसके अंडर ही थे। ठीक है, बाद में इन्होंने शिफ्ट कर लिया टुवर्ड इंडिया, तो ये मान लेते हैं कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक टर्म आएगी बार बार,
कि ऋग्वेदा में एक टर्म है जो कि बार बार मेंशन्ड है, जिसको बोलते हैं आर्या। अब ये आर्या क्या चीज़ है? अब अगर हम बात करें आर्या की, तो आर्या का मतलब होता है एक कल्चरल या फिर एथनिक टर्म है, ठीक है, मतलब किसी कल्चर को रिप्रेजेंट करेगी ये जो आपकी आर्या टर्म है। वहीं पे अगर सिर्फ अर शब्द लें, अगर अर शब्द का मतलब होता है टू कल्टीवेट, तो इससे पता चलता है कि ये लोग एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। और साथ में एक और मीनिंग दे दिया जाता है अर का ही, कि किन्समैन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ट्राइब्स का आपको पता होगा, ट्राइब्स के हेड भी होते हैं तो उनमें किनशिप चलती आ रही है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी बोल दी जाती है कि किन्समैन को रिप्रेजेंट करता है या फिर कंपेनियन। डन। तो ये है संस्कृत वर्ड्स, संस्कृत वर्ड्स। तो ये माना जाता है कि जो संस्कृत लैंग्वेज भी है, वैदिक लैंग्वेज अलग है, संस्कृत लैंग्वेज का ओरिजिनेटर किसको माना जाता है? आर्यंस को ही माना जाता है। जो आज हम संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करते हैं दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट वैदिक संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। अब क्या हुआ, ये तो बोल दिया कि ठीक है ऋग्वेदा से हमें पता चल गई ये सारी चीज़ें, पर इसके बाद आती हैं थ्योरीज। थ्योरीज किस चीज़ को रिलेटेड हैं कि ये आर्यंस आए कहाँ से थे? तो पहली जो थ्योरी है दैट इज़ यूरोपियन थ्योरी। बिल्कुल छोटी छोटी थ्योरीज हैं, मैं बिल्कुल शॉर्टकट में लिखूंगी, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगी। तो पहली जो आएगी दैट इज़ यूरोपियन थ्योरी, फिर उसके बाद आएगी सेंट्रल एशियन थ्योरी, आर्कटिक रीजन थ्योरी, तिब्बतन थ्योरी, इंडियन थ्योरी, फिर हम एक्सटेंड देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि आर्यंस आए कहाँ से। तो उसके लिए आती है हमारी यूरोपियन थ्योरी। तो आपको पता है अगर इस तरफ इंडिया है तो यूरोप इस तरफ आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे रशिया आ जाता है, और इस पार्ट को क्या बोल देते हैं, इन दोनों प्लेट्स को क्या बोल देते हैं, ऊपर वाली को यूरेशिया, यानी कि यूरोप प्लस एशिया। डन। तो अभी देखेंगे यूरोपियन थ्योरी। यूरोपियन थ्योरी में क्या बोला जाता है? तो बोलते हैं कि जो आपके आर्यंस थे दे केम फ्रॉम यूरोप। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो आर्यन थे इनका पहले ओरिजिनल होम जो था वो यूरोप में था, और वहाँ से ये शिफ्ट कर जाते हैं टुवर्ड द इंडिया, फिर आते हैं टुवर्ड इंडिया। ये है यूरोपियन थ्योरी के अकॉर्डिंग। और ये बोल दिया जाता है कि ये जो आर्यंस हुआ करते थे देवर सेमी नोमैडिक। सेमी नोमैडिक का मतलब क्या है कि थोड़े टाइम ट्रैवल करेंगे, फिर एक जगह पे रुक जाएंगे, फिर वहाँ पे अपनी सेटलमेंट करेंगे, फिर दोबारा से उस जगह से चले जाएंगे, फिर कहीं और अपनी सेटलमेंट करेंगे, और फिर से उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। तो ये वाला जो है जाने का, सेटलमेंट का, जाने का, ये सीक्वेंस चलता रहता है आपके सेमी नोमैडिक्स में। तो देवर सेमी नोमैडिक्स, यानी कि ये लोग गए एक जगह से, फिर यहाँ पे जाके सेटल हो गए, फिर दोबारा से चले गए, ठीक है। तो दैट इज़ सेमी नोमैडिक। तो ये बोला जाता है कि जो आर्यंस थे जिनका एक्चुअल होम यूरोप था वो सेमी नोमैडिक थे, ये बोल दिया जाता है यूरोपियन थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब क्या किया गया, कुछ हमें एविडेंसेस मिलते हैं दैट इज़ द ऋग्वेदा इटसेल्फ। तो हम देखते हैं लिंग्विस्टिक कंपैरिजन। लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज का कंपैरिजन। किन किन लैंग्वेजेस में कंपैरिजन किया गया? तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस उठाई, जैसे कि आपकी ग्रीक, लैटिन, जर्मन, सारी नहीं रखनी है याद, दो भी रख लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर गोथिक, सेल्टिक, और फाइनली संस्कृत। अब क्या किया गया, ये सारी लैंग्वेजेस उठाई और इनके ना कुछ कुछ शब्द उठा लिए, फिर उनको मैच किया गया कि कोई सिमिलैरिटी है। तो यस, हमें सिमिलैरिटी मिलती है। सबसे इजी एग्जांपल लूँगी मैं यहाँ पे, कौन सा? मदर एंड फादर, ये आ गया आपके इंग्लिश में, ठीक है। अब देखो, जब हम जाएंगे लैटिन लैंग्वेज पे, लैटिन लैंग्वेज, जब लैटिन लैंग्वेज की बात करेंगे तो वहाँ पे मदर को बोला जाता है मेटर और फादर को बोला जाता है पेटर। और देखो हम मेटर्निटी, पेटर्निटी बोलते हैं ना इंग्लिश में भी, मेटर्निटी, पेटर्निटी, तो रिजेंबल कर गया। लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं मेटर और पेटर, ठीक है। और वहीं पे संस्कृत का कंपैरिजन कर लेते हैं, संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत में क्या बोलते हैं? मातृ और पितृ, मातृ फॉर मदर एंड पितृ फॉर फादर, कर गए ना रिजेंबल। तो इससे पता लगता है कि यस, पॉसिबिलिटी है कि यूरोप इनका होमलैंड था, फिर ये बाद में इंडिया में शिफ्ट कर गए। उसी तरह से एक और शब्द है, अगर हम तुर्की या फिर टर्की भी जिसको बोलते हैं,
तो तुर्की का अगर एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे एक शब्द यूज़ होता है जिसको कहते हैं इन्नार। क्या कहते हैं? इन्नार। इसमें से आप सिर्फ एक एग्जाम्पल भी कर सकते हो, देयर इज़ नो कंपल्शन कि सारे याद करने हैं। और इन्नार जो है संस्कृत में हम मेंशन करते हैं इंद्रा, तो ये बोला जाता है कि ये भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं इस तरह से। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हमें मिलते हैं। वैसे ही हमें जो सूर्य है और मार्तुश है ये मिलता है मेसोपोटामिया इंस्क्रिप्शन से, तो उसको रिजेंबल कर दिया जाता है सूर्य एंड आपका मारुत वैदिक लिटरेचर्स में। ठीक है, अब आता है कि इनको सपोर्ट किसने किया, यूरोपियन थ्योरी जो थी उसको सपोर्ट किसने किया। ये थोड़ा आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो कि किसने सपोर्ट किया, या फिर एंड में भी लिख सकते हो कि किसने सपोर्ट किया। सो दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय हूम, तो एक सर विलियम जोन्स हुआ। रुकना एक सेकेंड रुकना। सर विलियम जोन्स, इन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। ये हिस्टोरियंस है बेसिकली। ठीक है, फिर गाइल्स हैं एक, हंगरी से हैं ये, तो इन्होंने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया है। ठीक है, फिर मॉर्गन आते हैं। मॉर्गन इज़ इम्पॉर्टेंट नेम, मॉर्गन आप याद रख सकते हो। मॉर्गन जो है ये साइबेरिया से हैं। तो इन सभी ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया जो आपकी यूरोपियन थ्योरी है। दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय दिस पीपल। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी। फिर आती है आपकी सेंट्रल एशियन थ्योरी। सेंट्रल एशिया आपको पता है कौन सा एरिया जाता है, ये जो आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान आ गया, तजिकिस्तान आ गया, तुर्कमेनिस्तान आ गया। ठीक है, तो ये सारा एरिया जो आता है ये सेंट्रल एशिया वाला आ जाता है। फिर यहाँ पे पाकिस्तान वाला रीजन पड़ता है और यहाँ पे हमारा इंडिया शुरू हो जाता है इस तरह से। कुछ बोलते हैं कि ये जो आर्यंस थे इनका जो एक्चुअल होमलैंड था, आर्यंस का जो एक्चुअल होमलैंड था दैट वाज सेंट्रल एशिया। किस बेसिस पे बोलते हैं, तो यहाँ से मिलती है हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक जिसका नाम था जिंद अवस्था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये बोला जाता है जब हम कंपैरिजन करते हैं इस जिंद अवस्था का विद वेदास, तो हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो कि एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि जो आर्यंस का एक्चुअल होम था दैट वाज द सेंट्रल एशिया। अब देखो एग्जाम्पल के लिए क्या बोला गया कि जैसे वेदास है, यहाँ पे आपको काफ़ी प्रेवलेंट यूज़ मिलेगा एस का, जबकि जिंद अवस्था में यही शब्द एच से रिप्रेजेंट करा गया है। हुआ क्या था, जो कॉटन थी ना, कॉटन रुई होती है जो, कॉटन को बोला जाता था पहले सिंदौन। क्या बोलते थे? सिंदौन। पर बिकॉज ये जो ईरानियन थे, सेंट्रल एशियन पीपल थे, इनको स बोलने में दिक्कत आती थी, तो ये बोलने लगे हिंदौन, और यहीं से टर्म पड़ गई हिंदू और फाइनली हिंदुस्तान। ठीक है, अगर इनको ये एच और एस वाला चीज़ ना, ये फैक्टर ना होता तो फिर आज हिंदुस्तान होता। ठीक है, तो सिंदौन बोलते थे बट इनसे बोला नहीं जाता था, तो इन्होंने हिंदौन बोलना शुरू किया सेंट्रल एशिया वालों ने, और बाद में नाम पड़ गया हिंदू एंड देन फाइनली हिंदुस्तान। तो इंटरचेंजेबली यूज़ करा जाता है। जिंद अवस्था में एच मिलेगा, वेदास में हमें एस मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं, जब आप ओपन करोगे जिंद अवस्था, यहाँ पे आपको मिलेगा हेप्टा हिंदू, हेप्टा हिंदू। पर वहीं अगर आप वेदास को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एच की जगह मिलेगा एस, और ये बोलेंगे सप्ता सिंधु, यानी कि 7 रिवर्स। डन। यहाँ पे बोला हेप्टा हिंदू ईरानियन वाले टेक्स्ट में, दैट इज जिंद अवस्था, और वेदास में बोला सप्ता सिंधु, तो ये डिफरेंस आ जाता है। एक आता है अहुरा, और वेदास में देखोगे तो बोलेंगे असुरा, तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। डन। फिर यहाँ पे बोलेंगे दाहा, और इस तरफ बोलेंगे दासा, जो स्लेव्स हुआ करते थे बेसिकली। तो ये कुछ टर्म्स हैं जहाँ से हमें पता लगता है कि यस, ये जो है एक दूसरे को रिजेंबल कर रही है चीज़। तो अगेन इस थ्योरी को किस किस ने सपोर्ट किया वो भी ध्यान में रख लेना। रेड से लिख देती हूँ। तो मैक्स म्यूलर थे, मैक्स म्यूलर जो हैं वो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, मैक्स म्यूलर। इसके अलावा ई मेयर भी थे एक, तो उन्होंने भी सेंट्रल एशियन थ्योरी को सपोर्ट किया था। तो इन दोनों चीज़ों को याद रख लेना, यहाँ पे भी किसने सपोर्ट किया और यहाँ पे भी किसने सपोर्ट किया। अरे ये वाला एक एक नाम ही याद रख लेना, सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आर्कटिक रीजन थ्योरी। अब अगर आप अर्थ को देखोगे
तो ये वाला रीजन आ जाता है आर्कटिक, और नीचे वाले को क्या बोल देते हैं, एंटार्क्टिक। और अपना इंडिया कहाँ लाए करते, कहीं यहाँ पे, ठीक है। अब बोलना चाहता है कुछ कौन थे इसके सपोर्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम आप भूल नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बाकियों का आप फिर भूल जाएं। मैक्स म्यूलर भी आपको भूलना नहीं है, सेंट्रल एशियन के हैं जो, ठीक है। आर्कटिक रीजन थ्योरी जो थी ये सपोर्ट की थी बाल गंगाधर तिलक, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बाल गंगाधर तिलक की वजह से, आर्कटिक रीजन थ्योरी। अब आर्कटिक रीजन थ्योरी में क्या बोला होगा कि जो आर्यंस थे उनका एक्चुअल होम कहाँ पे था, आर्कटिक रीजन में। तो आर्यंस जो थे इनका जो एक्चुअल होम है दैट इज़ इन द आर्कटिक रीजन, और फिर ये आते हैं इंडिया की तरफ। अब किस बेसिस पे बोला, कोई ना कोई एविडेंस होगा ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो वेदास हैं आपके, वेदास में बात करी जाती है अबाउट द 6 मंथ्स, अबाउट 6 मंथ्स लॉन्ग डे एंड नाइट। तो ये बोला जाता है कि वेदास मेंशन करते हैं कि 6 महीने ऐसे थे जिनमें लंबे दिन थे, और 6 महीने ऐसे हैं जिनमें लंबी रातें हैं। अब देखो सर्दियों वाला जो ये टाइम होता है ना, उसमें रातें वैसे भी लंबी होती हैं, तो ये थोड़ी सी वेग लाइन थी वेदास के अंदर कि 6 महीने लंबे दिन हैं और 6 महीने लंबी रात है। और ये नहीं मेंशन करा कि दिन छोटा है या फिर रात बड़ी है, या फिर रिस्पेक्टिव चीज़ नहीं बताई कि अगर दिन यहाँ पे लंबा है तो रात छोटी होगी ना इंस्टेंटली, वो चीज़ मेंशन नहीं करी थी। तो बाल गंगाधर ने थोड़ा रैशनल होके ये चीज़ बोली कि मे बी 6 महीने की बात करी गई है तो ये मे बी आर्कटिक रीजन से आए हैं अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक जी, तो उन्होंने इसलिए आर्कटिक रीजन थ्योरी दी। तो इस थ्योरी में बस इतना ही था कि 6 महीने लंबे दिन, 6 महीने लंबी रातें, इसी के बेसिस पे बोल दिया कि जो आर्यंस का एक्चुअल होम था दैट वाज द आर्कटिक रीजन। इसके अलावा आती है तिब्बतन थ्योरी। तिब्बतन थ्योरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, किसने दी थी इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते हैं रेड पेन से। तो पहले तो लिखो सपोर्ट किसने की थी, तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सपोर्ट की तिब्बतन थ्योरी। तिब्बतन थ्योरी में क्या बोला जाता है कि दिस इज़ द इंडिया, ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे पड़ जाता है आपका तिब्बत वाला रीजन, जिसको चाइना ने अब ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती किसी बिना एविडेंस के बोल देते हैं डायरेक्टली कि ये तिब्बत से आए हुए थे, डन। तो दिस इज द तिब्बतन थ्योरी। फिर आती है आपकी इंडियन थ्योरी। इंडियन थ्योरी जो है ना ये बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट की है, क्योंकि अब देखो इंडिया की बात हो रही है, वी वॉन्ट टू शो कि यस हमारे टाइम में ही ये पुराने कल्चर एग्जिस्ट किए हैं, ऑल्दो किए भी हैं, ठीक है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं तो हम सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन थ्योरी जो है ये बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियंस हैं एज वेल एज कुछ फॉरेन के भी हैं, तो सभी ने ये सपोर्ट की है जो आपकी इंडियन थ्योरी है। जैसे कि एक है आपके संपूर्णानंद, संपूर्णानंद। आज हो सकता है थोड़ी आवाज़ आपको डाउन सी लगे, मेरे को ना बहुत गंदा कोल्ड हो रखा है, मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, थोड़ा लेट भी हो गई हूँ आज, अदरवाइज़ आपको पता है 10 से 11 के बीच में अपनी वीडियो आ जाती है, ठीक है। और फॉर दोज जो नए हैं, हमारी वीडियोस आती हैं मंडे को, फिर ट्यूसडे को ब्रेक, वेडनेसडे, थर्सडे को ब्रेक, फ्राइडे, ठीक है। सॉरी। तो जो संपूर्णानंद है और एक AC दास हैं, AC दास का ना सिर्फ हिस्ट्री में आपको नाम मिलता है, एंथ्रोपोलॉजी जिनका आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी, AC दास का नाम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं वो लोग उसमें। तो संपूर्णानंद और AC दास जो हैं ये सपोर्ट करते हैं इस थ्योरी को जो आपकी इंडियन थ्योरी है। गंगानाथ झा भी हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं आपकी इंडियन थ्योरी को। फिर उसके बाद LD कला भी हैं, RB पांडे भी हैं, सो बहुत सारे हैं। तो जैसे संपूर्णानंद और AC दास की अगर रिस्पेक्टिव बात करें तो ये बिलीव करते हैं सप्ता सिंधु वाली थ्योरी में, सप्ता सिंधु, कि हाँ हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, वो जो 7 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस था, वो कौन कौन सी 7 रिवर्स थे अभी आगे देखेंगे। उसके अलावा गंगानाथ झा थे और इनके साथ एक और थे ब्रह्मा ऋषि देशा, तो ये बिलीव करते हैं कि हम रहते थे ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, ठीक है। तो इनका मानना ये था। LD कला वाले जो LD कला थे वो मानते हैं कश्मीर वाले एरिया में रहा करते थे हम। RB पांडे हैं वो मानते हैं मध्य प्रदेश वाले एरिया में रहते हैं, पर हमारा जो फोकस रहेगा थ्रू आउट द ऋग्वेदा वो सप्त सिंधु वाला एरिया ही रहेगा, तो इसीलिए हमें इसी पे फोकस करना है।
तो दिस इज़ योर इंडियन थ्योरी कि जो ये आर्यंस थे ये कहीं बाहर से नहीं आए थे बट इंडिजीनियस ही थे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि ये लोग इंडिजिनस ही थे, ये कहीं बाहर से नहीं आए थे अकॉर्डिंग टू इंडियन थ्योरी। कैसे बोला जाता है? बिकॉज ऑफ द मेंशनिंग ऑफ सप्ता सिंधु, 7 रिवर्स का मेंशन है, इसके बेसिस पे बोल दिया जाता है कि यस ये इंडिजिनस ही थे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही ओरिजिनेट होते हैं। तो दैट इज़ द बेस ऑफ योर इंडियन थ्योरी। और बोल दिया जाता है कि जो संस्कृत है ना, कहीं इसको कंपेयर कर रहे थे ईरानियन लिटरेचर ज़ैंद अवस्था से, तो इनका मानना है कि जो संस्कृत लैंग्वेज है ये ना सिर्फ इंडिया में थी बट ये मदर है बहुत सारे लैंग्वेजेस की, जितनी भी आपकी यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, इंडो यूरोपियन वोकैब्स हैं, उन सभी को काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती है। तो ये नहीं बोल सकते कि हाँ यहाँ से शिफ्ट हुआ, कोई यूरोप से शिफ्ट हो रहा है, कोई सेंट्रल एशिया से शिफ्ट हो रहा है, तब जाके यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज ऑरिजिनेट हुई। तो ये चीज़ आप नहीं बोल सकते अकॉर्डिंग टू इंडियन थ्योरी। एक तो ना ये जूम होता है फिर ये ठीक ही नहीं होता, 1 मिनट रुक जाओ आप। हाँ ठीक हो गया। ठीक है, तो इनका मानना है कि जो संस्कृत है दैट इज़ मदर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो वो यहाँ से ओरिजिनेट हुई है। तो इंडियन थ्योरी बोल देती है कि क्या पता यहाँ से लोग गए थे टूवर्ड द ईरान और यूरोप वाली साइड, तो इसलिए इंडियन थ्योरी है ये। तो ऑब्वियसली फोकस कहाँ पे रखा जाएगा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, तो इस थ्योरी में भी बस इतना ही था, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रख लेना। अब देखो कोई भी थ्योरी एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये सिर्फ आइडिया है कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑल्दो ये क्या है, थ्योरी है तो मतलब प्रैक्टिकलिटी नहीं है उस चीज़ की। डन। तो ये कुछ थ्योरीज थी, आपको ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलो अब करते हैं स्टार्ट एक्सटेंट ऑफ वैदिक एज। ये ओवरऑल है, ऋग्वेद और आपका जो लेटर वेद है उन दोनों को जोड़ के बताया गया है कि एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक था। तो यहाँ से चलोगे आप, कंबोज वाले एरिया से चलोगे, यहाँ से लेके विदेहा, बिहार का जो विदेहा वाला एरिया है, यहाँ तक आपका वैदिक पीरियड एक्सटेंड करेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो एक्सटेंट बताया हुआ है ये ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड दोनों का है। ऋग्वेदिक को ही हम अर्ली वैदिक भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों का एक्सटेंट बताया है। तो कंबोज से लेके आपका विदेहा वाला एरिया, विदेहा आपका पड़ता है बिहार वाले रीजन में, कंबोज आ गया आपका अफगानिस्तान वाले एरिया में। सो दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ योर वैदिक एज। वैदिक कल्चर स्टार्ट करने से पहले आपको सप्ता सिंधु बार बार हमने पढ़ा, तो ये 7 रिवर्स कौन कौन सी थी वो भी थोड़ी ध्यान में रखनी है। सप्ता सिंधु, अब देखो एक तो सिंधु आपको पता ही है, इंडस रिवर, जिसका नाम भी एक्चुअल में क्या है, सिंधु। तो एक तरफ मैं क्या करूँगी, रिवर्स के नॉर्मल नेम लिखूँगी, इस तरफ संस्कृत नेम्स होंगे और यहाँ पे लिखेंगे वैदिक नेम्स। ठीक है, पहली आती है आपकी इंडस। इंडस को क्या बोला गया, सिंधु। दूसरी, इसकी आपको पता है ना, इंडस वैली जो आपकी इंडस रिवर है इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी और सतलज। पर यहाँ पे हम करेंगे सप्ता सिंधु के बारे में सिर्फ। ठीक है, पहली आ गई आपकी इंडस, दूसरी आपकी आएगी झेलम। झेलम को बोलते हैं वितस्ता या वितस्ता भी बोलते हैं, वितस्ता। ब्यास को बोलते हैं विपाशा भी बोल सकते हो आप याद रखने के लिए। फिर आती है चिनाब, चिनाब को क्या बोलते हैं, अस्किनी। फिर आती है रावी, रावी को बोलते हैं पुरुषनी। फिर आती है आपकी सतलज, सतलज को क्या बोल देते हैं, शतूद्री। फिर आती है सरस्वती, जिसको बोलते हैं सरस्वती ही। ठीक है, जो मॉडर्न घाघर हकरा बेल्ट पे है, और ये बोला जाता है कि ये जो सरस्वती रिवर थी उस टाइम पे तो फ्लो किया करती थी, बट अगर आज के टाइम पे देखें तो ये गायब हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। और इसीलिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने एक रिवर प्रोजेक्ट भी चलाया है ताकि हम सरस्वती रिवर को दोबारा से रिवाइव करवा सकें। ठीक है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये देखो इंडस की आ गई ये 5 ट्रिब्यूटरीज ये सारी, और छठी आ गई आपकी सरस्वती और 7वीं आ गई आपकी इंडस रिवर। ठीक है, तो इस तरह से बनती है आपकी सप्त सिंधु।
ये रिवर्स याद रखनी है। और उसके अलावा देखें तो जो आपकी यमुना आप सुनते हो, यमुना रिवर की बात करें, गंगा आप सुनते हो, आज के टाइम पे ये रिवर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब इनका भी इम्पोर्टेंस इंक्रीज्ड है। तो ये जो यमुना और गंगा है ना, ऋग्वेदा में इनका मेंशन बहुत ही कम है, रेयरली मेंशन। जैसे यमुना की बात करूँ तो सिर्फ 2 बार मेंशन हुई है, ठीक है, और गंगा का अगर बात करूँ तो ये सिर्फ 1 बार मेंशन हुई है। तो इनका मेंशन जो है बहुत कम किया गया है इन द ऋग्वेदिक लिटरेचर, ठीक है। अब वैदिक लिटरेचर की बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा लिटरेचर जिसने सोर्सेज वाली वीडियो देखी है उनको ये इजी लगेगा। तो जिन्होंने देखी है उनके लिए इजी है, बाकियों को अभी याद हो जाएगा। एक होता है श्रुति, श्रुति का मतलब होता है सुनना। एक होता है समृति, समृति का मतलब होता है याद रखना, रिमेंबर। श्रुति मतलब टू हियर। अब देखो वैदिक लिटरेचर, जब ऋग्वेद चलते थे आपके यहाँ पे, देखो टीचर दिखाया गया है और बाकी स्टूडेंट्स दिखाए हैं। जो ऋग्वेदिक नॉलेज था ना वो हमेशा टीचर पास करता था टू द स्टूडेंट, राइटिंग की फॉर्म में नहीं था, सिर्फ पास कर दिया करते थे। टीचर उनको पढ़ाया करते थे और बच्चे जो है फिर आगे टीचर बनते थे, वो फिर अगले बच्चों को पढ़ाया करते थे। फिर ये था पहले सुन के ऋग्वेदा वाला टाइम। फिर बाय द टाइम क्या हुआ, ज़रूरत पड़ी लिखने की। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज था वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से डिसाइड किया गया क्यों ना इन सभी को कंपाइल कर लिया जाए, क्यों ना इस नॉलेज को हम कंपाइल ही कर लें। तो इसी वजह से ये नॉलेज जो है वो बाद में कंपाइल कर लिया गया और ये बन गया इजी टू रिमेंबर, यानी कि समृति। तो जो वैदिक लिटरेचर है यहाँ पे आपको 4 वेदास देखने को मिलते हैं और वो 4 वेद कौन कौन हैं सबको याद होने चाहिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान में रखना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब 1 बाय 1 हम सभी के फीचर देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं अब देखो कोई भी वेद होगा ना, कोई भी वेद है, ऋग्वेद है चाहे से सामवेद है या फिर यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद है, हर एक वेद के 4 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मणास, अर्यंकास और उपनिषद। जैसे चैप्टर होते हैं ना, तो वैसे ही ये बताया गया है कि हर एक बुक के अंदर आपको संहिता भी मिलेगी, ब्राह्मणास भी मिलेंगे, अर्यंकास भी और उपनिषद भी, हर एक वेद में। फॉर एग्जाम्पल अगर ऋग्वेद की बात होगी तो उसमें भी संहिता होगा, ब्राह्मणा भी होगा, अर्यंका भी होगा, उपनिषद भी होगा। क्या इनके मीनिंग है वो आगे चल के देखेंगे अभी। और अगर सामवेद होगा तो उसमें भी संहिता, ब्राह्मणा, अर्यंका, उपनिषद। फिर अगर यजुर्वेद की बात करेंगे उसमें भी संहिता, ब्राह्मणा, अर्यंका, उपनिषद। और अगर अथर्ववेद की बात करेंगे तो उसमें भी संहिता, ब्राह्मणा, अर्यंकास और उपनिषद देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई यहाँ पे। 1 बाय 1 देखेंगे अभी कि ब्राह्मणास क्या होते हैं। संहिता यहाँ पे याद कर लो, हाइम्स होते हैं ना जितने भी श्लोक, वो सारे कहाँ पे आते हैं? संहिता के अंदर, ठीक है। चलो देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले आता है आपका ऋग्वेदा। ऋग्वेद दैट इज़ द फर्स्ट वेद। एक तो फर्स्ट है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें कितने हाइम हैं? तो 1028 हाइम्स। ऑल्दो यूपीएससी सीएससी में तो ये क्वेश्चन कभी नहीं आता, पर जैसे एफकेट वगैरह है ना तो उसमें पूछ लेते हैं अभी भी कि कितने हाइम्स हैं ऋग्वेदा के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ना 10 मंडल देखने को मिलेंगे आपको। अब ये मंडलास क्या चीज़ है? तो ऋग्वेद तो एक बहुत बड़ी बुक है और इसके अंदर फर्दर 10 और बुक्स आती हैं जिनको बोलते हैं मंडलास। 10 मंडलाज इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले ऋग्वेदा ही कंपाइल हुए थे। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के कंटेक्स्ट में कि इसको यूनेस्को लिस्ट ऑफ लिटरेचर में भी ऐड किया गया है। तो इससे पता चलता है वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज है ये, ठीक है। अब देखो 10 मंडल है ना, तो मंडल जो आपके मंडल्स हैं MANDALAS। अब देखो जो सबसे अर्लीस्ट हैं, सबसे पुराने वाले मंडल हैं, वो हैं फ्रॉम द मंडल नंबर 2 टू मंडल नंबर 7। तो ये सबसे पुराने हैं, अर्लीस्ट। मतलब इन 10 बुक्स के अंदर भी देखें तो 2 से लेके 7 नंबर की जो बुक है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सबसे अर्लीस्ट हैं, अर्लीस्ट मंडलास।
तो इसके अंदर लिखा क्या गया है, तो ये फैमिली के बेस्ड, फैमिलीज़ के ऊपर ये बुक्स जो हैं वो लिखी गई हैं। जो पुरानी फैमिलीज़ हुआ करती थी, ऋषिज़ की या सीयर भी बोल सकते हो, उन सभी के बारे में मेंशन करती है। ठीक है, और ये स्पेसिफिक अगर ऋषिज़ की बात करूँ तो जैसे अत्रि हो गया, भारद्वाज हो गए, तो इन सभी के बारे में ये बुक्स लिखी गई थी, जो आपके मंडला 2 से लेके मंडला 7 तक थी। ठीक है, सबसे पुरानी वाली बुक्स इनको ही माना जाता था। ऋषि बहुत सारे थे, जैसे अत्रि आगे, भारद्वाज, विश्वामित्र थे, घृतसंमदा थे, वशिष्ठा थे, तो इनको याद रख लेना। तो दैट वाज फ्रॉम द मंडल नंबर 2 टू मंडल नंबर 7। इसके अलावा जो आपका मंडला 8 है, मंडला 8 इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये बेस्ड है कन्वा फैमिली पे। आप कन्वा डायनेस्टी भी पढ़ते हो ना आगे, तो ये कन्वा फैमिली पे था सिर्फ। ऑल्दो दिस इज़ ऑल्सो अ फैमिली मंडल, पर ये कन्वा फैमिली पे है सिर्फ, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती है। दैट इज़ योर मंडला 8। फिर आता है आपका मंडला 9। मंडला 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट टॉक अबाउट सोमा हाइम। अब देखो, आज के टाइम पे शराब पीते हैं ना, उस टाइम पे इसको माना जाता था डिवाइन ड्रिंक, कि ये भगवान बोलते हैं कि इस ड्रिंक को पियो, तो एक तरह से इंटॉक्सिकेटिंग था ये उस टाइम का। ये बोला जाता था कि हिमालय पर्वत से जाके पत्ते लाए जाते थे, सोम लीव लाई जाती थी, और उससे एक ड्रिंक बनाया जाता था, एक लिकर बनाया जाता था, और उस लिकर को बोलते थे सोम ड्रिंक। ठीक है, जैसे वाइन वगैरह यूज़ कर लेते हैं ना क्या, जैसे इन वेस्टर्न कल्चर्स में, तो उसी तरह से उस टाइम पे ये सोम ड्रिंक चलता था, सोम लिकर भी बोल सकते हो आप। फिर आता है अपना मंडला नंबर 1 एंड मंडला नंबर 10। सबसे जो लास्ट में यहाँ पे मैंने एंड लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 2 था, ये भी ध्यान रखना, 2 3 4 5 6 7 की बात हुई थी, अभी मैंने लिखा सिर्फ मंडला नंबर 1 एंड मंडला नंबर 10। तो मंडला 1 और मंडला 10 यानी कि बुक 1 और बुक 10 जो है ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे बाद में ऐड हुए थे। और ये बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, पुरुषुक्ता हाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, पुरुषुक्ता हाइम, बहुत ही गंदा लिखा, फिर से लिख देती हूँ, पुरुषुक्ता हाइम। अब ये जो पुरुषुक्ता हाइम है, ये आप बहुत टाइम से सुनते आ रहे हो, वर्ण, वो जो 4 वर्ण ओरिजिनेट होते हैं ना, 4 वर्णास, कि क्षत्रिय के सिर से कौन ओरिजिनेट हुआ, जो बाजुओं है और आपके चेस्ट वाला पोर्शन है उससे कौन ओरिजिनेट हुआ, टांगों से कौन हुआ और पैरों से कौन हुआ, दीज वर द 4 वर्ण्स, ये हैं पुरुषुक्ता हिम। ऋग्वेदिक पीरियड में इतना स्ट्रिक्टली इसको फॉलो नहीं किया जाता, तभी तो देखो अब आया भी लास्ट में था ना, तो ज़्यादा प्रेवलेंस नहीं थी पुरुषुक्ता हिम की ड्यूरिंग योर ऋग्वेदिक पीरियड, बट इसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज करेगी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। और जैसे इसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज करेगी तो जो एट्रॉसिटी होगी टुवर्ड द लोअर पीपल वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। बट ऋग्वेदिक पीरियड में आपको इसको देखा जाएगा कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता था जो आपका पुरुषुक्ता हिम था। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना। एक सेकेंड रुकना। चलिए, तो दिस इज़ अबाउट ऋग्वेदा। 2-4 चीज़ें और याद रखनी होगी, तो जैसे हमें उपवेद भी देखने पड़ते हैं कि किस वेद का उपवेद कौन सा है, तो ऋग्वेदा का उपवेद देखें तो आयुर्वेद है। ठीक है, और यहाँ पे प्रीस्ट भी मेंशन करे जाते हैं, तो वो प्रीस्ट कौन कौन है, जैसे कोत्री आ गया, मोत्री आ गया, इजी है ना नाम, कोत्री मोत्री इजी हैं दोनों, तो ये प्रीस्ट हुआ करते थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ऋग्वेद। इसी तरह से सामवेद का उपवेद अलग आएगा, प्रीस्ट अलग आएंगे, तो वहाँ पे भी हम देख लेंगे एक बार। तो और इसके अलावा रिसेंशंस देखते हैं हम कि कौन से पार्ट हैं जो आज भी सर्वाइव करते हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो बाद में लिखे गए थे बट ऑल्दो वो आज भी अवेलेबल हैं, जैसे शकला, शखा, शकला शखा, ये आपके ऋग्वेद का सर्वाइविंग रिसेंशन है, सर्वाइविंग रिसेंशन है, यानी कि सर्वाइविंग पार्ट है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ऋग्वेदा। सेकंड आता है आपका सामवेद, ये इसमें बहुत सारे वर्सेस मिलेंगे आपको, कलेक्शन ऑफ वर्सेस। अब ये जो वर्सेस है ना, ये नए नहीं है ज़्यादा, ऋग्वेद से लिए थे इन्होंने,
ठीक है। इसमें मेलोडीज़ मिलेंगी आपको बहुत सारी, अराउंड 1810 मेलोडीज़ देखने को मिलती हैं। कहाँ से उठाए हैं? तो ऋग्वेद से ही उठाए हैं। हुआ क्या, ऋग्वेद के टाइम पे सिर्फ बोले जाते थे मंत्र, ये थोड़ा सुर मिला देते थे सामवेद वाले, ठीक है, म्यूज़िक थोड़ा ऐड कर देते थे। जैसे मंत्र पढ़ते हुए आपने पंडितों को सुना होगा ना, धुन में गाते हैं बिल्कुल, तो वही चीज़ बताई गई है कि सामवेद में थोड़ा सा म्यूज़िकल वो एक टिंच ऐड कर दिया गया। ऑल्दो जो वर्सेस है वो कहाँ से उठाए गए हैं? फ्रॉम द ऋग्वेदा ओनली। तो मतलब इसमें सिंगिंग फॉर्म आ गई थोड़ी सी, डन। और इसमें अगर सिंगिंग फॉर्म आ गई है तो जो तो रिपीटर हैं, जिन्होंने पहले भी एक आधी बात पढ़ी हुई हैं ये हिस्ट्री की बुक्स, तो उन्होंने एक राग के बारे में पढ़ा होगा इन आपके आर्ट एंड कल्चर में, दैट इज़ ध्रुपद रागा। ये जो ध्रुपद राग है ना, ये वही राग है जो तानसेन ने गाया था, ठीक है। तानसेन ने कौन सा राग गाया था? ध्रुपद राग। ऑल्दो ये मेडिवल में दोबारा से आएगा, पर अभी के लिए याद रख लो तानसेन ने गाया था इसको। अब देखो, उपवेद हमने ऋग्वेद का भी देखा, इसका भी देखेंगे। तो जो उपवेद है आपके सामवेद का, वो है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, ठीक है। और इसके भी रिसेंशन है, कुछ ऐसे सर्वाइविंग पार्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कौथुमा, कौथुमा, ठीक है, कौथुमा आ गया। दूसरा आपका आ जाता है जमिन्या, इसको ताल वक्रा भी बोलते हैं, ताल वक्रा। फिर इसके बाद राना निया, राना अनिया। तो ये रिसेंशंस हैं, पार्ट्स हैं सामवेद के ही, ठीक है, जो सरवाइव करते हैं आज भी। इसके अलावा थर्ड वेद जो आता है आपका, वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में बताया गया है कि कैसे आपको सेक्रीफाइस करने हैं, परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। अब देखो, एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, पहले क्या हुआ, सिर्फ श्लोक आए ऋग्वेद में, फिर उनको थोड़ा गाया गया सामवेद में। यजुर्वेद में बोला कि गा के कुछ नहीं होगा, थोड़े सेक्रीफाइसेस करना शुरू करो। तो जो प्रोसीजर है सेक्रीफाइस कैसे करना है, वो सारा कहाँ पे मेंशन्ड है? यजुर्वेद के अंदर। इसको यजुर्वेद को फर्दर डिवाइड कर दिया गया 2 हिस्सों में। कौन कौन से हिस्से थे वो? एक आता है आपका शुक्ला, शुक्ला यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ला यजुर्वेद को ही वाइट यजुर्वेद भी बोला जाता है, और इसको ही वाइट एक और बोला जाता है, दैट इज वजासनेय। अब इसके अंदर 2 रिसेंशन बचे हुए हैं, यानी कि 2 पार्ट्स बचे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है मध्य दिना, मध्य अंदीना, और जो इसका दूसरा रिसेंशन बचा है वो है कन्वा। तो ये 2 रिसेंशन हैं, रिसेंशन यानी कि पार्ट्स, रिसेंशन कर लो या पार्ट्स लिख लो, योर चॉइस, ठीक है। तो यजुर्वेद को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक है आपका शुक्ला यजुर्वेद, जिसको वाइट यजुर्वेद भी बोलते हैं या फिर वजासनेय भी बोल देते हैं, ठीक है। ये तो आ गई पहली चीज़। दूसरी आती है, दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरे को बोला कृष्णा। अब देखो, कृष्णा का रंग कैसा होता है? थोड़ा सांवला होता है, ऑल्दो सुंदर होता है, तो इसको बोल देंगे ब्लैक यजुर्वेद। ब्लैक यजुर्वेद, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें मंत्रास भी हैं, प्लस प्रोज भी हैं, ठीक है। पर हाँ, एक चीज़ याद रखना, शुक्ला यजुर्वेद में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ है? मंत्रास, ओनली मंत्रास। सिर्फ मंत्रास आपको देखने को मिलेंगे इन शुक्ला यजुर्वेद। पर आपको वहीं पे कृष्णा यजुर्वेद में, या फिर जिसको ब्लैक यजुर्वेद भी कहते हैं, यहाँ पे मंत्रा भी मिलेंगे, प्रोज भी मिलेंगे। दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं इन कृष्णा यजुर्वेद। प्रोज बोले तो आपकी एक्सप्लेनेशंस होगी, डिटेल्ड होगा पूरा, कमेंट्री वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर यजुर्वेद की बात करें तो इसके और भी बहुत सारे रिसेंशंस हैं। अगर स्पेसिफिकली जैसे आपके शुक्ला यजुर्वेद के थे 2, मध्य अंदीना और कन्वा, ये 2 रिसेंशन थे आपके शुक्ला यजुर्वेद के। वैसे कृष्ण यजुर्वेद के भी 2 रिसेंशन आ जाते हैं, और वो 2 रिसेंशन कौन कौन से हैं वो भी याद रख लेना। एक तो आता है आपका कथक, इजी है, कथक। दूसरा आता है आपका
दूसरा भी इजी लगेगा आपको, मैत्र यानी, मदर से याद रख लेना, मैत्र यानी। तीसरा आता है आपका तैत्तिरीय। तैत्तिरीय के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। चौथा आ जाता है आपका कपिस्थला, ठीक है। तो ये रिसेंशंस आ जाती हैं कृष्ण यजुर्वेद की। इसके बाद आता है फोर्थ वेद, दैट इज द अथर्ववेद। अब देखो, पहले बोला सेक्रीफाइस करो, अब ये बोलते हैं कि भाई आगे पीछे बुरी आत्माएं घूमती हैं, तो इसके अंदर आ जाता है कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स। इसमें चार्म्स लिखे गए हैं कि कैसे हम बुरी आत्माओं को दूर भगा सकते हैं, एविल्स को वार्ड ऑफ कर सकते हैं, दूर भगा सकते हैं। किस में लिखा गया? ये अथर्ववेद में लिखा गया, ठीक है। एविल हो गया, डिजीज़ को कैसे ख़त्म करना है वो आ गई, तो ये सारी चीज़ें आपकी अथर्ववेद में जाती है, ठीक है। हाँ, यजुर्वेद का उपवेद भूल गई मैं लिखना। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, ठीक है, धनुर्वेद। फिर आते हैं अथर्ववेद पे दोबारा से। तो मैजिक स्पेल्स हैं इसके अंदर बहुत सारी, और इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम बुरी आत्माओं को दूर रख सकते हैं और डिजीज़ से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और ये बोला जाता है कि ये जो पहला था ना, जैसे आपका ऋग्वेद था, ये आर्यंस ने लिखा था। फिर उसके बाद सामवेद आया, ये भी आर्यंस ने लिखा था। फिर उसके बाद आता है यजुर्वेद, ये भी आर्यंस ने लिखा। फिर आता है हमारा अथर्ववेद, इसको लिखा नॉन आर्यंस ने। डन, तो ये भी ध्यान में रख लेना यहाँ पे। अब देखो, जो आपका अथर्ववेद था, एक तो लास्ट वेद था, ये सबसे लास्ट में कंपाइल किया गया, इसलिए। देन नॉन आर्यन वर्क कंसीडर किया जाता है। इसमें ना 20 कांडाज हैं, 20 कांडा यहाँ पे क्या मतलब है? बुक्स। तो इसके अंदर फर्दर 20 बुक्स आ जाती हैं। और अगर हाइम्स की बात करें तो 711 हाइम्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें ब्राह्मणा की बात करें तो वो आ जाता है गोपथा ब्राह्मणा, ठीक है। और इसके भी रिसेंशंस हैं, 2 रिसेंशंस हैं, यानी कि पार्ट्स हैं, सर्वाइविंग पार्ट्स। वो रिसेंशन कौन कौन से हैं वो भी थोड़ा ध्यान में रखना। एक है शौनका और एक है पैप्पलादा, पैप्पलादा, ठीक है। दोनों रिसेंशन है आपके अथर्ववेद के। अगर उपवेद की बात करी जाए, उपवेद ऑफ अथर्ववेद, दैट इज शिल्पावेद, ठीक है। तो यहीं पे आपके 4 वेद हो जाते हैं कंप्लीट। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वेदास के जो 4 हिस्से होते हैं, एक होता है संहिता। संहिता हमने सभी ने देख लिए, कैसे देखे? एक तो देखो आपका था, या फिर से हो गया जूम, तो ये जूम हो जाता है, फिर मुझे एग्जिट ही नहीं आता करना है, रुक जाओ, चल बड़ा। तो देखो ये 711 हाइम थे, ये क्या थे? अगेन हाइम मतलब संहिता। वैसे ऋग्वेदा में देखा हमने 1028 हाइम थे, वो थे संहिता। संहिता का कुछ मीनिंग नहीं है, सिर्फ हाइम है। तो मतलब जितने भी हाइम्स इन वेदास के अंदर मिलेंगे वो सारे क्या है? संहिता। वहीं पे आती है ब्राह्मणास। ब्राह्मणास जो है ये बताता है हमें रूल्स, किस चीज़ के रूल्स? कि सेक्रीफाइस को कैसे परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, और कौन सी सेरेमनी में कौन सा सेक्रीफाइस करना है, तो वो भी कहाँ पे बताया गया है? ब्राह्मणास में। फिर आप बोल दोगे कि यजुर्वेद में भी तो था, तो उसमें ना प्रोसीजर लिख तो दिया था पर उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं था। अब जो ब्राह्मणा वाला पोर्शन होगा ना, वहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी गई है, 1 बाय 1 स्टेप बताया गया है कि ये वाला रिचुअल ऐसे परफॉर्म होगा, ये वाला रिचुअल ऐसे परफॉर्म होगा। तो मतलब ये स्ट्रिक्टली फॉलो होगा तो इसको बोल देंगे ऑर्थोडॉक्स, यानी कि चेंजेस नहीं करने हैं, जैसे लिखा गया है वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। हर एक वेद के अंदर क्या होते हैं? अपने अपने ब्राह्मणा होते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, यजुर्वेद का जो इम्पॉर्टेंट वाला ब्राह्मणा है उसको बोलते हैं सतपथा ब्राह्मणा, ठीक है, सतपथा ब्राह्मणा। ये है आपके किसका? तो यजुर्वेद का, क्योंकि यजुर्वेद में हमने क्या देखा था?
सेक्रीफाइशियल प्रोसेसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी? आपके यजुर्वेद में ही। तो यजुर्वेद का एक ब्राह्मण आ जाता है, दैट इज़ सतपथा ब्राह्मणा, और ये यजुर्वेद का ब्राह्मणा है, और इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि कोई भी सेक्रीफाइशियल प्रोसेस कैसे करनी है। सबसे ज़्यादा कंप्लीट जो आप बोलोगे ना, यही ब्राह्मण है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें अराउंड 100 सेक्रेड पाथ बताए गए हैं, 100 सेक्रेड पाथ बताए गए हैं, वो भी पूरे डिटेल्ड। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ब्राह्मणा। ब्राह्मणा के बाद आपके आते हैं अरंकास। अरंकास का बोले तो फॉरेस्ट बुक्स। फॉरेस्ट बुक्स क्या हुई? तो मतलब ऐसे हर्मिट, ऐसे टीचर्स जो कि कहाँ रहा करते थे? फॉरेस्ट में रहा करते थे, और अपने डिसाइपल्स के लिए वहीं पे बैठ के बुक्स लिखा करते थे। ठीक है, डिसाइपल्स के लिए बुक्स लिखा करते थे, तो उनको बोल देते हैं अरंकास। हर एक वेद का अपना अपना अरंका होता है, और ज़्यादा फोकस जो होता है वो फिलॉसफी के ऊपर होता है। अब देखो, जंगल में बैठे हैं, उनको बाहर का नहीं है ना पता, कहाँ का ज़्यादा पता है? जंगल का पता है। तो ज़्यादातर फिलॉसफीज़ जो होती हैं वो अरंकाज में आपको मिलेंगी, और कहाँ पे लिखी गई हैं? फॉरेस्ट में लिखी गई हैं। किसने लिखी हैं? जो भी हर्मिट्स या टीचर्स आपके कहाँ पे हुआ करते थे? जंगल्स में होते थे। वो क्या करते थे? अपने स्टूडेंट्स के लिए, डिसाइपल्स के लिए बुक्स लिखा करते थे। तो दैट इज़ अरंकाज। फिर उसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद का अगर मीनिंग का बोला जाए तो दो मीनिंग्स इसके आते हैं। एक तो आता है टू सिट नियर समवन, और ये टू सिट नियर समवन कौन है? तो ये है टीचर और स्टूडेंट, या फिर उस टाइम के हिसाब से डिसाइपल, गुरु और शिष्य। ठीक है, मतलब गुरु के पास बैठ के पढ़ाई करना, तो उसको बोलते हैं उपनिषद। टू सिट नियर समवन, वो कौन है? एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। एक और इसका मीनिंग आ जाता है आत्मा और परमात्मा। पूरे उपनिषद आप उठा के पढ़ोगे तो आपको उसमें सिर्फ दो चीज़ें मिलेंगी, एक होगी आत्मा के बारे में और एक होगी परमात्मा के बारे में। आत्मा वन सेकेंड, आत्मा मतलब सोल, परमात्मा मतलब गॉड। कई बुक्स में गॉड की जगह ब्राह्मणा भी में आपको देखने को मिलता है, ब्राह्मणा। ठीक है, तो ये तो मीनिंग हो गए उपनिषद के। टोटल अगर बात करूं तो 108 उपनिषद आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से 13 जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 13 जो है, 108 में से 13 निकाल लें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपके जो उपनिषद है ना, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद भी आते हैं। इसके लिए मुझे एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, आई थिंक। पहले स्लाइड ही ऐड कर लेती हूँ। चलो, एक उपनिषद जो आपको ध्यान में रखना है वो है मंड्यूको उपनिषद। मंडूको उपनिषद से आपने पिक किया है अपना सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो ये कहाँ से लिया है? कौन से उपनिषद से लिया है? तो मंडक्यो उपनिषद से। एक और उपनिषद आता है जिसको बोलते हैं छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद की बात करें तो इसमें 3 आश्रम्स की बात करी जाती है, और ये 3 आश्रम्स कौन कौन से हैं? आपका गृहस्था, सॉरी पहले गृहस्था बोल दिया, पहले आएगा आपका ब्राह्मणा, सॉरी पहले आएगा ब्राह्मणिज्म, फिर आपकी आएगी गृहस्थ स्टेज, फिर आएगी वनप्रस्थ। यानी कि पहले आपने ब्राह्मण बन के रहना है, अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है, फिर उसके बाद गृहस्था में आप आ जाओगे, यानी कि आपकी शादी करवा दी जाएगी, आप बच्चे वगैरह करोगे, फिर आपके ऊपर बच्चों की थोड़े टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर जैसे बच्चों की शादी आप करवा दोगे तो आप आ जाओगे वनप्रस्था में। वनप्रस्था का मतलब है आप जंगल में चले जाओगे, वहाँ पे अपनी मेडिटेशन शुरू करोगे। तो ये सारा मेंशन था आपके छंदोग्य उपनिषद में। फिर आप बोलोगे तो चौथा भी तो होता है एक आश्रम, तो वो मेंशन है जबाला उपनिषद के अंदर, जबाला उपनिषद। ठीक है, जबाला उपनिषद एक और ऐड कर देता है, वो कौन सा है? जो लिबरेटिंग वाला है। लिबरेटिंग बोले तो मतलब अब मेडिटेशन हो चुकी है, जो पर्सन है वो स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह से अटेन कर चुका है, तो जबाला उपनिषद आ जाता है जिसमें आपका संन्यास आ जाएगा। तो संन्यास,
छंदोग्य उपनिषद में सिर्फ 3 आश्रम की स्टेजेस हैं, 4th वाली जो ऐड करी गई थी वो जबाला उपनिषद में थी, ठीक है। छंदोग्य उपनिषद से आपने एक और चीज़ ऐड कर देनी है, इसमें ना मैरिजेस के बारे में बताया गया है। 2 तरह की मैरिजेस बताई हुई हैं, वैसे तो 8 तरह की मैरिजेस आप देखते हो वेदास में, पर यहाँ पे आप 2 तरह की मैरिजेस ज़्यादा देखोगे। वन इज़ अनुलोम और दूसरी है प्रतिलोम। अब देखो इसको याद करने का तरीका, अनुलोम स्टार्ट हो रहा है ए से, तो ए से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट है आपका वो भी क्या होता है, ए। तो मतलब जो वेदास हैं वो ये वाली मैरिज प्रेफर करते थे आपकी अनुलोम वाले, क्योंकि ए पहला अल्फ़ाबेट है तो इसलिए वो पहली प्रेफरेंस कौन सी मैरिज को देते थे, तो अनुलोम वाली मैरिज को दिया करते थे। अब इस मैरिज की अगर बात करें, अनुलोम मैरिज की, हुआ क्या इसमें जो मेल होगा वो या तो अपने ही वर्ण में शादी करेगा, अपनी ही वर्ण की लड़की से शादी करेगा, या फिर लो वर्ण की लड़की से शादी कर लेगा, ठीक है। तो जो लड़की होगी या तो अपने ही वर्ण की होगी उसकी, या फिर उससे छोटे वर्ण की होगी, तो ये शादी सबसे ज़्यादा मानी जाती थी। वहीं पे प्रतिलोम में देखें तो इसमें उल्टी हो जाती थी कंडीशन। यहाँ जो फीमेल होती है ना वो क्या करती है, अपने से लो वर्ण के लड़के के साथ शादी कर लेती है, और इसको माना नहीं जाता था, इसको प्रोहिबिट करते थे, ठीक है। तो 2 तरह की मैरिजेज हैं, ये भी आपको छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिल जाती हैं। फिर आता है आपका वेदांता। वेदांता का मतलब है वेद, आंता मतलब एंड, अंत। तो वेदों का अंत जो है उसको बोल देते हैं वेदांता। तो फाइनल एम अचीव हो चुका है वेदास का, फाइनल एम ऑफ वेदास वो अचीव हो चुका है और अब वेदास का अंत हो गया, ठीक है। तो उसको बोल देंगे वेदांता। फिर आते हैं आपके वेदांगा। अब जो वेदांगा है ना, वेद और उनके अंग यानी लिम्स, जैसे हमारी बाजू होती है, टांगे होती है ना, उसी तरह से वेदा के भी लिम्स होते हैं। तो वेदा की लिम्स की अगर बात करें तो ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट थे, जैसे वेदास तो कंपाइल हो गए, फिर उसके बाद और भी टेक्स्ट चलते रहे, तो ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट थे, मतलब वेदास के अलावा ये टेक्स्ट लिखे गए। सप्लीमेंट्री टेक्स्ट हैं तो इसमें 6 हिस्से आपको देखने को मिलेंगे, और वो 6 हिस्से कौन से हैं वो याद रखने पड़ेंगे। बिल्कुल इसको सीक्वेंस में याद करना, कोई ट्रिक वरिक कुछ ज़रूरत नहीं है इसको याद करने के लिए। पहला आता है शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। अब देखो शिक्षा याद रह जाएगी ना, शिक्षा को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है। एजुकेशन हो गया, फोनेटिक्स हो गए, शिक्षा। फिर ज्योतिष भी आपको याद रह जाएगा, ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। व्याकरण भी याद रह जाएगा, व्याकरण बोले तो हिंदी में व्याकरण और इंग्लिश में बोले तो ग्रामर। थोड़ी सी दिक्कत किस में आएगी आपको, कल्प में, आइडिया नहीं लग पाएगा कि कल्प का मीनिंग क्या हो सकता है। फिर आएगा निरुक्त, हो सकता है निरुक्त में भी आइडिया ना लगे कि क्या हो सकता है। फिर आता है आपका छंद। छंद कईयों को पता होगा, जिन्होंने हिंदी मीडियम में मैथ्स पढ़ी होती है उनको पता होगा शायद। तो छंद जो है आपकी मैट्रिक्स को ही बोलते हैं छंद। शिक्षा मतलब फोनेटिक्स, फोनेटिक्स बोल लो, एजुकेशन बोल लो, फोनेटिक्स, ठीक है। फिर आता है ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी। फिर आता है व्याकरण यानी कि ग्रामर। फिर आता है कल्प, इसमें आते हैं रिचुअल्स। आपको याद हो श्रोता सूत्रा, गृह सूत्रा, पहले लेक्चर में किया था ये सारा, तो वो सारा कहाँ पे आ जाता है, कल्प के अंदर। गृह सूत्रा, श्रोत्र सूत्रा, धर्म सूत्रा, ये सारे कहाँ पे आ जाएंगे, कल्प में, ध्यान में रखना इनको। फिर आता है निरुक्त। निरुक्त का मतलब है डिक्शनरी, एटाइमोलॉजी, डिक्शनरी यानी कि जो भी वेद हैं, कई वर्ड्स आपको नहीं समझ आ रहे तो आप कहाँ जाओगे, वेदांगा में। वेदांगा में भी कौन से पोर्शन में जाओगे, तो निरुक्त में जाओगे। निरुक्त में आपको क्या मिल जाएगा, हर वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा। तो निरुक्त इज डिक्शनरी बेसिकली, ठीक है। फिर आता है छंद। छंद जो है आपका मैट्रिक्स है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वो आपके छंद में आएंगी। तो 6 अंग हैं वेद के, कौन कौन से, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। सबसे इजी शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण। छंद कईयों
को पता होगा, कईयों को नहीं होगा। कल्प और निरुक्त थोड़े से याद करने पड़ेंगे। कल्प में सारे रिचुअल्स आ जाएंगे, निरुक्त में आपकी डिक्शनरी है, क्योंकि डिक्शनरी तो चाहिए होगी है, इतने इजीली तो वेदा समझ आने से रहे। ठीक है, तो ये थे आपके वेदांगास। इसके बाद आते हैं पुराणास। अब पुराना के तो नाम से ही पता लग रहा है कोई चीज़ है जो कि पुरानी हो चुकी है, यानी कि ओल्ड। ठीक है, ये भी क्या है, रिलीजियस टेक्स्ट हैं। इनको बहुत लेट कंपाइल किया गया था। कब किया गया था, तो अराउंड 4th to 6th सेंचुरीज, बहुत लेट कंपाइल किए गए हैं ये पुराणास जो हैं आपके। और ये पास्ट ट्रेडिशन पे बेस्ड हैं कि पहले क्या क्या हुआ करता था, वो सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन हैं आपके पुराणास में। ठीक है, पास्ट ट्रेडिशन पे ये बेस्ड हैं। ब्राह्मणिकल, सोशल और रिलीजियस वैल्यूज़ इसमें बताई गई हैं। ब्राह्मणिकल, मॉरल्स, सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज़ कहाँ पे बताई गई हैं, तो आपके पुराणास के अंदर। क्योंकि लेट लिखे गए तो ज़्यादा एम्फेसिस किस पे दी गई, ब्राह्मणिकल एम्फेसाइज किया गया किसके ऊपर, ब्राह्मणिकल रिचुअल्स पे। ठीक है, तो अब देखो 4 युग होते हैं हमारे, 4 युगास। जैसे अभी बोलते हैं ना कलयुग चला हुआ है, तो 4 युग हैं बेसिकली। 4 युग में कौन कौन से हैं, अरे यार फिर से हो गया वही, 1 मिनट रुक जाना। ये ना नया ही पंगा है, फिर ठीक ही नहीं होता, दिक्कत वो आ जाती है। आ गया। ठीक है, 4 युगा हैं हमारे। पहला तो आता है सतयुग, सतयुग। फिर आता है त्रेता युग, देन द्वापर युग, फाइनली कलयुग। तो ये कहाँ पे मेंशन्ड है आपके पुराणास के अंदर। ये 4 युग जो हैं दे हैव बीन मेंशन्ड इन द पुराणास, तो ये भी ध्यान में रखना। सत्य को ही आप क्रेता भी बोल देते हो, क्रेता युग। ये भी कहाँ पे मेंशन है, पुराना के अंदर। इसके अलावा महापुराणा है आपके। महापुराणा में टोटल वैसे 18 हैं, पर हम करते हैं 5 इंपॉर्टेंट पुराना। कौन से हैं अपने, बेसिकली इनको बोल दिया जाता है पंचलक्षणा, पंचलक्षणा ऑफ पुराणास। महापुराण कितने हैं आपके, 18 महापुराणास टोटल मिलते हैं 18। और कुछ इंपॉर्टेंट पुराण हैं जिनको पंच लक्षण बोलते हैं। पंच बोले तो 5, लक्षण बोले तो कैरेक्टर्स। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला आता है सर्ग, याद रखना इजी है, सर्ग। दूसरा आ जाएगा प्रतिसर्ग, तीसरा आ जाएगा वंशा, चौथा आ जाएगा वंशानुचरिता, फिर एक आ जाएगा मानवांतरास। ठीक है, सर्ग की अगर बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो वर्ल्ड है आपका वो कैसे बना, तो क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। प्रति सर्ग में बोलता है कि ये जो वर्ल्ड बना ना सर्ग में, ये डिस्ट्रॉय हुआ फिर दोबारा से क्रिएट हुआ, तो रिक्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। तो ये हो गया सर्ग और प्रतिसर्ग। सर्ग में क्या बोला कि वर्ल्ड बना कैसे, प्रतिसर्ग में बोल दिया कि रिक्रिएशन कैसे हुई। फिर आते हैं आपके वंशा। वंशा में बताई गई है जीनियोलॉजीज, किसकी, गॉड्स और ऋषिज की। इनकी जनरेशन्स के बारे में बताया, जीनियोलॉजीज ऑफ ऋषिज और गॉड्स। फिर आता है आपका वंशानुचरिता, यानी कि इसमें आपको जो सूर्यवंशी वगैरह पढ़ते हो ना आप, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की लीनिएजेस हैं, उनके बारे में बताता है वंशानुचरिता। फिर आते हैं मानवांतराज। मानवांतराज में बताते हैं मनुज का पीरियड ऑफ मनुज, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स।
जैसे मॉडर्न वे में बोलूँ तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस पढ़ते हो आप, होमो हैबिलस पढ़ते हो, वो सारा कहाँ पे मेंशन है आपके मानवांदाज में, तो ये भी ध्यान में रख लेना, इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं आपके धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में बोले तो धर्म यानी कि आपको फॉलो किस चीज़ को करना है, धर्म को फॉलो करना है। तो अच्छा, ये पुराणास है ना, जो आप बहुत सारे पुराण पढ़ते हो, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, पद्मा पुराण, गरुड़ा पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, जो मैंने 18 महापुराण बोले ना, तो बहुत सारे हैं, ये याद नहीं रहेंगे आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे भी नहीं। मत्स्य याद रख लेना मछली से, विष्णु याद रख लेना, और शिवा का रख लेना एक शिवा पुराण, और अग्नि पुराण याद रख लेना, ठीक है। ये बेसिक से हैं, आप नोट भी कर सकते हो अपने पास। तो 18 है वैसे तो टोटल, पर याद रखने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। धर्मशास्त्र की बात करें तो इनको धर्मशास्त्र यानी कि धर्म के अकॉर्डिंग चलना, तो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट, आपको अपनी लाइफ कैसे चलानी है, तो दैट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट। फिर बताता है कि मॉरल वैल्यूज़ का यहाँ पे आपको ज्ञान मिलेगा कि सही मॉरल्स क्या हैं, ठीक है। फिर इसमें 3 और चीज़ें हैं, उनके ऊपर बोला जाता है कि फोकस करो, फुलफिलमेंट ऑफ धर्मास। कौन कौन से धर्म हैं आपके, तो अच्छा धर्म ही लिख दिया, फुलफिलमेंट ऑफ पुरुषार्थास बोला गया है, पुरुषार्थास। पुरुषार्थास में क्या क्या आती हैं चीज़ें, तो 3 आएंगी, एक है धर्म, एक है अर्थ, और तीसरा है काम। धर्म आ गया आपका जो सही कंडक्ट है, सही रास्ता है, तो दैट इज़ धर्म। अर्थ आ गया आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मटेरियल वेलबींग, आप फोकस करोगे मेरे पास ये भी हो वो भी हो। काम आता है आपका सेंशुअल प्लेजर्स, मतलब आप चाहते हो कि आपके पास पार्टनर हो, आप प्लेजर ले सको, वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी आपकी कामा में, ठीक है। फिर इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट आती है चौथी स्टेज, वो है मोक्षा। अब आप लिबरेट हो जाओगे, अब आपका फोकस जो होगा दैट इज़ ऑन द स्पिरिचुअलिटी, दैट कम्स अंडर द मोक्षा, ठीक है। तो ये धर्मशास्त्र की बात है। धर्मशास्त्र की बात करें तो इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक है धर्मसूत्रास, धर्मसूत्रास, और जो दूसरा आता है, दूसरा पार्ट जो है इसका, वो आ जाता है स्मृतिस। डिफरेंस बस इतना सा है, टाइम का फ़र्क है। धर्मशास्त्र जो थे आपके, ये कंपाइल होते हैं अराउंड 600 to 300 BCE। वहीं पे जो स्मृतिस हैं ये बाद में 200 से लेके 900 BC के बीच में कंपाइल हुई थी, बस इतना सा फ़र्क है। जो धर्मसूत्रास हैं वो 600 से लेके 300 BC के बीच में कंपाइल हुए, जो स्मृतिस हैं वो 200 से लेके 900 BC के बीच में कंपाइल हुई, ठीक है। धर्मशास्त्र के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि आप पढ़ते हो ना 4 वर्ण, 4 वर्ण में भी पहला वर्ण जो आता है वो है ब्राह्मणास, दूसरा आता है क्षत्रिय, तीसरा आ जाता है वैश्यास, ठीक है। तो इनको मेंशन किया गया है द्विजा, यानी कि इनके पिछले कर्म बहुत अच्छे थे, इसलिए इनका दोबारा से इसी वर्ण में जन्म हुआ है, ठीक है। और जो शूद्र थे उनको सबसे ज़्यादा बैडली ट्रीट किया जाता था, ठीक है। तो ये भी चीज़ जो है आपको धर्मशास्त्र में मेंशन्ड है। और बोला जाता है कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, इनको 4 आश्रमों में जाना पड़ता है। दे हैव टू फॉलो द लाइफ ऑफ 4 आश्रम। कौन कौन से आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यासा। तो वो जो है लाइफ इनको फॉलो करनी पड़ती है, दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द धर्मशास्त्र। इसके बाद आते हैं एपिक्स। एपिक्स आपको पता है 2 हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से, एक आता है आपका रामायण, दूसरा आ जाता है आपका महाभारत, रामायण और महाभारत। रामायण जो है वो कंपोज होते हैं आपके अराउंड 400 to 300 BCE। मैंने यहाँ पे कंपोज होने की बात करी, ऑल्दो ये तो पहले हो चुके थे ना इंसिडेंट,
तो ये रफली ये बोला जाता है कि 400 से लेके 300 BCE के बीच में कंपाइल हुए जो आपका रामायण था। और जो महाभारत था ये 400 BCE टू 400 CE, यहाँ पे भी सेम कर लेना, ठीक है। ये टाइम पीरियड बता दिया जाता है रामायण और महाभारत का। रामायण आपका तुलसी राम ने किया था, वहीं पे वेद व्यास जी ने महाभारत का। रामायण की बात करें तो यहाँ पे इसको बोला जाता है ये आदि काव्य है। काव्य क्या होती है? पोइट्री। तो फर्स्ट पोइट्री किसको माना जाता है? रामायण को ही। ओहो, तुलसी राम क्या लिखती है, ये वाल्मीकि है, ठीक है। और आदि काव्य बोला जाता है आपके रामायण को, यानी कि फर्स्ट पोइट्री जो होती है। उसके बाद रामायण के अंदर आपको 7 कांडास मिलेंगे, यानी कि 7 बुक्स, 7 कांडास, जिसके पास आपको 24,000 वर्सेस मिलेंगे, ठीक है। और महाभारत में आप देखोगे लाख से भी ऊपर मिल जाएंगे आपको, तो काफ़ी छोटा था जो रामायण वाला पोर्शन रहता है, ठीक है। और ये बोला जाता है कि जो राम थे ना, लॉर्ड राम, वो कौन से युग में आते हैं? तो ये आते हैं त्रेता युग में। अभी 4 युग देखे ना पुराण में मेंशन थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये आते हैं त्रेता युग में, जो लॉर्ड राम थे आपके। डन। और ये कौन से एरिया में रहे थे? तो आपके पहले तो मिडल ऑफ गेंग्स। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं रिलेटेड टू द रामायण। ऑल्दो ये आर्ट एंड कल्चर में दोबारा आएगा रामायण और महाभारत के बारे में, वहाँ पे दोबारा से देखेंगे इसको। अभी महाभारत पे आ जाओ। तो वेद व्यास जी ने इसको कंपाइल किया। अगर महाभारत की बात करूँ तो इसमें 8, अब देखो यहाँ पे बोला कांडास, जो रामायण था यहाँ पे बोला कांडास। किसको बोला कांडास? बुक्स को। तो महाभारत में बोल देते हैं, महाभारत में बोल देंगे परवाज। परवाज आर बुक्स, ठीक है। और इसके अंदर हमें मिलते हैं कम से कम 1 लाख वर्सेस, 1 लाख वर्सेस मिल जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी लॉन्गर है देन रामायण, लॉन्गर देन रामायण। तो आपको पता है यहाँ पे हम पढ़ते हैं अबाउट द पांडवास, 5 पांडव थे, 100 कौरव थे, उन सभी के बारे में हम महाभारत में पढ़ते हैं। और ये बोला जाता है ये कौन से युग में आए? तो द्वापर युग। पहला था सतयुग, त्रेता युग में लॉर्ड राम आ जाते हैं और द्वापर युग में आते हैं महाभारत, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना, दिस इज़ अबाउट द महाभारत। अब देखो, करना तो अभी ऋग्वेदिक कल्चर भी था, पर बहुत लेंथी हो गया लेक्चर ऑलरेडी, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऑल्दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऋग्वेदिक कल्चर करवाने में, पर मेरी आवाज़ रुक रही है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहीं पे कंपाइल कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें ऋग्वेद और लेटर वैदिक पीरियड जो है इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो अभी यहीं पे कंपाइल करते हैं, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं आज क्या क्या चीज़ें कवर अप की, बिकॉज रिविजन तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। चलिए जी, तो आज मैंने आपको ऋग्वेद भी करवाना था, बट एनीवेज मुझसे नहीं करवाया जाएगा अभी, तबीयत थोड़ी ख़राब है, अच्छा है। तो चलो, एंशंट हिस्ट्री में आज हमने देखा वैदिक पीरियड के बारे में। वैदिक पीरियड में सबसे पहले हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया कि कैसे वो ओरिजिनेट होते हैं, इंडो आर्यंस आते हैं। यहाँ पे हम टर्म्स देखते हैं, टर्म्स कहाँ पे लिखी थी, वो अगली पेज पे थी, नहीं है। आर्य का मीनिंग होता है कल्चरल या एथनिक टर्म है, अर का मतलब होता है टू कल्टीवेट। फिर थ्योरीज आ जाती हैं, पहली आती है यूरोपियन थ्योरी, कुछ बोलते हैं कि यूरोप से आए थे, जैसे कौन कौन इसको सपोर्ट करता है आइडिया को? सर विलियम जोन्स और गाइल्स, साथ में मॉर्गन भी। यहाँ पे लिंग्विस्टिक कंपैरिजन किया गया, यानी कि ग्रीक, लैटिन, जर्मन, गोथिक, सेल्टिक और संस्कृत लैंग्वेजेस उठाई, उनके कुछ शब्द उठाए, और जब हमने उनको कंपेयर किया तो हमने देखा कि वो रिजेंबल करते हैं। तो कई बोलते हैं कि यस, यूरोपियन थ्योरी थी जो वैलिड है, जैसे कि सर विलियम जोन्स, गाइल, मॉर्गन। इसके बाद आती है सेंट्रल एशियन थ्योरी। सेंट्रल एशियन थ्योरी में बोला जाता है कि जैसे तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी एरिया से हमारे ये आर्यंस आए हुए थे। तो कुछ लोगों का ये मानना हो जाता है इस केस में, और एविडेंसेस क्या हैं? तो ज़ैंद अवस्था को कंपेयर किया गया वेदास के साथ, और शब्द देखे गए, जैसे एच था ज़ैंद अवस्था में, एच ज़्यादा यूज़ होता है, वेदास में एस ज़्यादा यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हेप्टा हिंदू बोलते थे ईरानियन, और वेदास बोलते हैं
सप्त सिंधु। फिर वहीं पे अहूरा बोलते हैं और वेदास में बोलते हैं असुरा। दाहा बोलते हैं ज़ैंदावस्था में और दास बोलते हैं वेदास में। और इस थ्योरी को किस किस ने सपोर्ट किया, तो मैक्स म्यूलर, ई मेयर, इन दोनों ने सपोर्ट किया। इसके बाद आती है अगली हमारी, दैट इज़ द आर्कटिक रीजन थ्योरी, जिसको बाल गंगाधर तिलक जी ने सपोर्ट किया है। बिकॉज जो वेदास है वो मेंशन करते हैं अबाउट द 6 months लॉन्ग डे और नाइट, तो उस वजह से बोल दिया जाता है कि माइट बी ओरिजिनेट हुए थे फ्रॉम द आर्कटिक रीजन। फिर आती है तिब्बतन थ्योरी, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सपोर्ट किया और इनका मानना है कि ये तिब्बत से आए थे। फिर आती है इंडियन थ्योरी। इंडियन थ्योरी को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे संपूर्णानंद और एसी दास बोलते हैं कि सप्त सिंधु वाली जो थ्योरी है वो सबसे वैलिड है। गंगानाथ झा बोलते हैं गंगा और यमुना वाली वैलिड है, पर ये वैदिक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है। और हम जब एक्सटेंट देखते हैं दोनों का, तो कहाँ से चला, कंबोज ऑफ अफगानिस्तान टू विदेहा ऑफ बिहार, तो यहाँ तक ये आगे तक एक्सटेंड करती है। 7 नदियों के बारे में बार बार मेंशन है। इंडस को बोला हमने सिंधु, झेलम को बोला वितस्ता, ब्यास को बोला विपस, चिनाब को अस्किनी, रावी को पुरुषनी और सतलुज को सुतूदरी, सरस्वती को सरस्वती। तो ये है हमारी 7 रिवर्स। इसमें से ये जो 5 है ना, झेलम से लेके सतलुज तक, ये सारी ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं इंडस रिवर की। और जो सरस्वती रिवर है ये विलुप्त हो चुकी है, यानी कि गायब है। और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा गवर्नमेंट ने एक कोलैबोरेशन स्टार्ट करी थी कि हम सरस्वती रिवर को दोबारा रिवाइव करेंगे। ठीक है, अब की जो रिवर यमुना है, वेदास के अंदर सिर्फ 2 बार इसका वर्णन है। वहीं पे गंगा की बात करें तो इसका सिर्फ 1 बार वर्णन है। फिर आता है वैदिक लिटरेचर। यहाँ पे हम देखते हैं श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब है सुन के, स्मृति का मतलब है याद रखना। वेदास के 4 हिस्से हैं, संहिता, ब्राह्मणा, जरंकास, उपनिषद। और 4 वेदास आपको देखने को मिलते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 1 by 1 हमने फिर इनके बारे में देखा। पहला था ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पहले कंपाइल हुआ। इसके अंदर कितने संहिता थे, 1028। 10 इसमें मंडलाज हैं, यानी कि 10 बुक्स हैं। यूनेस्को वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया हुआ है। मंडलाज की बात करें तो 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल्स हैं वो सबसे पुराने मंडल हैं। और इसमें फैमिलीज़ की बात करी जाती है। जो पुराने ऋषिज हुआ करते थे, सीयर्स हुआ करते थे, जैसे अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ वगैरह, उनके बारे में बात की गई है। 8th मंडल इसलिए इम्पोर्टेंट है, ऑल्दो ये भी फैमिली मंडल है, पर इसमें खनवा फैमिली की ज़्यादा बात करी गई है। मंडला 9 जो है ये सोम रस के ऊपर है, सोम हाइम के ऊपर है, जो कि एक तरह का लीकर हुआ करता था उस टाइम। जो मंडल 1 और मंडल 10 है ये सबसे नए हैं, लेटेस्ट वाले हैं। इसमें पुरुषुक्ता हीम देखने को मिलता है आपको, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण के बारे में। सामवेद की, अच्छा वो बताना भूल गई। उपवेद की बात करें तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, प्रीस्ट 2 हैं, कोत्री और मोत्री। फिर आता है सामवेद। सामवेद में भी वर्सेस की कलेक्शन है, नए नहीं है। कहाँ से उठाए, तो ऋग्वेद से ही उठा लिए। 1810 मेलोडीज इसमें देखने को मिल जाती हैं, सिंगिंग फॉर्म में बोले जाते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट राग आता है जिसको बोलते हैं ध्रुव राग, और तानसेन इसको गाया करते थे ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी, मेडिवल हिस्ट्री में देखेंगे। उपवेद आता है इसका गंधर्व वेद, और इसके फर्दर रिसेंशन भी हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है कौथुमा, फिर है जमिन्या और एक है राननिया। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद की उपवेद की बात करें तो धनुर्वेद है। सेक्रीफाइस कैसे करने हैं वो सारा मेंशनड है, कहाँ पे, यजुर्वेद में। और इसका एक ब्राह्मणा भी है, सतपथा ब्राह्मणा, जो आगे मेंशनड है। उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन दी है कि कैसे एक्चुअल में सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं। कम से कम 100 सीक्रेट पाथ उसमें मेंशनड है, सेक्रीफाइस से रिलेटेड ही। यजुर्वेद के 2 रिसेंशन है, 1 इज़ द शुक्ला यजुर्वेद, दूसरा है कृष्णा यजुर्वेद। शुक्ला यजुर्वेद को वाइट यजुर्वेद भी बोला गया है, वजस नया भी बोला गया है। वहीं पे इसके 2 रिसेंशन आते हैं, यानी कि 2 पार्ट्स आते हैं। 1 इज़ द मध्य अंदिना और दूसरा है खनवा। और इसमें सिर्फ मंत्रास हैं, इसमें सिर्फ मंत्र बोल दिए हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। पर वहीं पे अगर बात करें कृष्ण यजुर्वेद की या फिर ब्लैक यजुर्वेद की, तो इसमें मंत्रा भी हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी है। इसके रिसेंशन देखें तो 1 कथक, दूसरा है मैत्रेयानी, तीसरा है तैत्रेय और फिर है कपिस्थ। अथर्ववेद की बात करें तो ये बोला जाता है ये नॉन आर्यंस ने लिखे थे। और इसमें मैजिक स्पेल्स के बारे में आ जाता है कि कैसे हम एविल्स को दूर रख सकते हैं, बीमारियों को दूर रख सकते हैं। फिर लास्ट वेद है ये, 20 कांडास हैं इसमें, यानी कि 20 बुक्स इसमें मेंशन्ड है। 711 हाइम्स हैं, यानी कि 711 संहिता है। इसका ब्राह्मण आ जाता है एक वेरी इंपॉर्टेंट, गोपता ब्राह्मणा। इसके रिसेंशन देखें तो सोनाता और पैपलादा। उपवेद है इसका शिल्पावेदा।
ब्राह्मणस की बात करें तो इसमें पूरे रूल्स बताए गए हैं कि सेक्रीफाइसेस को कैसे करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, और ऑर्थोडॉक्स है यानी कि चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल सतपथा ब्राह्मणा, इसमें बहुत डिटेल में यजुर्वेद में जो सेक्रीफाइशियल प्रोसेसेस बताई हैं उनको डिटेल में बताया गया है सतपथा ब्राह्मणा के अंदर। 100 सीक्रेट पाथ इसमें देखने को मिलते हैं। अरेंकस की बात करें तो अरेंकस जो हैं ये फॉरेस्ट बुक्स हुआ करती थी, जो कि जंगल में हर्मिट्स हुआ करते थे, टीचर्स हुआ करते थे, वो अपने डिसाइपल्स के लिए बुक्स लिखा करते थे, ज़्यादातर बेस्ड होती थी फिलॉसफीज़ के ऊपर। उपनिषद का मीनिंग देखें तो टू सिट नियर समवन, मतलब टीचर और स्टूडेंट, और दूसरा आत्मा और परमात्मा यानी कि सोल और गॉड। टोटल उपनिषद 108 है, इसमें से 13 जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मंडको उपनिषद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमने लिया है सत्यमेव जयते। और दूसरा है छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम मेंशन करे गए हैं, ब्राह्मण या ब्रह्मचर्य जिसको बोलते हैं, गृहस्था, वनप्रस्था। चौथी जो स्टेज है सन्यासा वाली, वो हमारे जबाला उपनिषद में है। फिर आता है मैरिजेस के बारे में, जो कि छंदोग्य उपनिषद में ही है। अनुलोम मैरिज और प्रतिलोम मैरिज, मैंने आपको बोला ए से याद रख लेना, ए पहला लेटर होता है अल्फ़ाबेट में, इसलिए इन वेदास वाले लोगों ने भी क्या किया, अनुलोम मैरिज को ही प्रेफर किया। अनुलोम मैरिज में क्या होता है, जो मेल होता है वो या तो अपने ही वर्ण की लड़की के साथ शादी करता है या फिर लो वर्ण की लड़की के साथ शादी करता है, तो दैट कम्स अंडर द अनुलोम मैरिज। फिर आता है प्रतिलोम। प्रतिलोम में क्या होता है, जो लेडी होती है या लड़की होती है वो अपने लो वर्ण के लड़के के साथ शादी कर लेती है, और ये जो है ये प्रोहिबिट करते थे वैदिक पीपल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, ठीक है, ये दोनों याद रख लेना, अनुलोम जो थी प्रेफर्ड थी, प्रतिलोम जो थी वो प्रोहिबिटेड थी। फिर आता है वेदांता। वेदांता का मतलब है वेद और उसका अंत, यानी कि एंड ऑफ वेदा, दिस इज़ द फाइनल एम ऑफ वेदास। फिर आते हैं वेदांग। वेदांग टोटल है 6, और ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है, यानी कि वेदास अब कंपाइल हो चुके हैं। अब अगर आपको कोई और नॉलेजेबल चीज़ ऐड करनी है तो आपने वेदांगस बना दिए। वेद और अंग, वेदों के अंग यानी कि लिम्स ऑफ वेद, जैसे हमारे बाजुएं और टांगे होती हैं तो उसी तरह से वेदांगा होता है। इसमें पहला आता है शिक्षा, फिर आता है ज्योतिषा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। शिक्षा का मतलब है फनेटिक्स, ज्योतिष का मतलब है एस्ट्रोलॉजी, व्याकरण इज ग्रामर, कल्प का मतलब है रिचुअल जितने भी होते हैं, निरुक्त में डिक्शनरी आ जाती है, और छंद में आपके मैट्रिक्स आ जाते हैं। इसके बाद आपका आता है पुराणास। पुराना का मतलब है ओल्ड, ये रिलीजियस भी थे, 4 to 6 सेंचुरी में कंपाइल होते हैं, पास्ट ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड हैं, ब्राह्मण को प्रेफरेंस देते हैं। 4 युग इसमें मेंशन्ड है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इंपॉर्टेंट पुराना या फिर जिसको पंचलक्षण भी बोलते हैं वो 5 है टोटल, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशा, वंशाणुचरिता, मानवांतरास। फिर इसके बाद 18 महापुराण है, विष्णु पुराण, आपका मत्स्य पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण, कर्म पुराण, लिंगा पुराण, बहुत सारे पुराण हैं महापुराण में जो आ जाते हैं, तो टोटल 18 हैं, नंबर याद रख लेना। धर्मशास्त्र जो है इनको लॉ बुक्स भी बोल दिया जाता है, लॉ बुक्स। कोड ऑफ कंडक्ट बताती है, मॉरल वैल्यूज़ हैं इसमें। पुरुषार्था को फुलफिल करो, पुरुषार्था का मतलब है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और 2 पार्ट्स हैं इसके, धर्मसूत्रा और समृतिज। धर्मसूत्रा जो है ये 600 to 300 BCE में कंपाइल हुआ, और 200 to 900 BCE में आपका समृति वाला पार्ट कंपाइल होता है। 4 आश्रम कौन कौन से हैं, 1 इज ब्राह्मणा, दूसरा है क्षत्रिय, फिर है वैश्य। फिर एपिक्स देखिए हमने, रामायण और महाभारत, इनके बारे में देख लेना थोड़ा थोड़ा, और यहीं पे मैं कंपाइल करती हूँ लेक्चर। कल देखेंगे हम, यानी कि फ्राइडे को, ऋग्वेदिक कल्चर के बारे में और लेटर वैदिक कल्चर के बारे में, दोनों को कंपाइल कर दूंगी। अभी के लिए इतना ही। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर, और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।